आप सभी का इस वर्ल्ड जियोग्राफी की चल रहे सेगमेंट पर मैं स्वागत करता हूं और हम अभी तक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका को देख चुके हैं और उसमें से हमने एक स्थलमंडल सिद्धांत देखा था। उसके बाद आज हम वायुमंडलीय सिद्धांत देखेंगे और इसके बाद जो शेष बचे सिद्धांत है वो इन क्लासों के बाद जस्ट करने वाले हैं। तो आज देखते हैं वायुमंडलीय सिद्धांत। तो अगर हम वायुमंडलीय सिद्धांत की बात करें तो एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर प्रिंसिपल। एटमॉस्फेयर प्रिंसिपल। तो एटमॉस्फेयर सिद्धांत को देखने के लिए हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर एलिमेंट्स देखते हैं हम। तो एलिमेंट्स की बात करें तो जो एटमॉस्फेयर एलिमेंट्स होने वाले हैं उनमें से दो, एक तो ताप और दूसरा आर्द्रता। ये दो प्रमुख हैं। टेम्परेचर और दूसरा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। अगर इसके बाद देखते हैं तो हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। आप ये, अगर हम इसको विषुवत रेखा 0 डिग्री, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारी 30 डिग्री और यहाँ से हमारी 60 डिग्री, और कुछ वैसे ही साउथ में भी 30, 60, और ये क्या होता है 90। ये नॉर्थ, यहाँ से इतना क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये साउथ। अगर हम देखें तो ये कौन सी, जो ये 0 से 30 और 0 से 30 दक्षिण या उत्तर, ये कौन सा क्षेत्र होता है? तो ये जो हमारा क्षेत्र होता है इसे हम क्या बोलते हैं, उष्ण। उष्ण क्षेत्र होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। शीतोष्ण, और इसे हम कहते हैं बर्फीला। ये शायद आपको पहले भी बताया गया है, अब जानते भी होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, उष्ण, यानी ट्रॉपिकल। ये टेम्परेट, और ये फ्रिजिड, बर्फीला। तो ये आपको पता होंगी कि ये जो हमारी पेटियां हैं, तापीय पेटियां हैं, तो 0 से 30 तक क्या होती हैं, उष्ण होती हैं, वो साउथ में या नॉर्थ किसी स्थिति में हो। और जो 30 से 60 है वो शीतोष्ण होता है, और 60 से 90 बर्फीला होता है। तो अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जल में, वायु में वायु में व्याप्त जल वाष्प की मात्रा। अगर इसी की बात करें, अगर इसे हम गर्मी में देखते हैं तो गर्मी में क्या होगा, एक नॉर्मल स्थल लैंड में तो क्या होगा, आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। गर्मी में आर्द्रता क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर हम जल उपलब्धता पर देखते हैं, जल उपलब्धता, जहां पर जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता के आधार पर देखें तो ये तटीय क्षेत्रों में
आर्द्रता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो आर्द्रता अगर वायु में व्याप्त जल वाष्प की मात्रा, जो गर्मी में आर्द्रता एक नॉर्मली भूखंड में क्या होगी, कम होगी, लेकिन अगर जल उपलब्धता के आधार पर देखें तो तटीय क्षेत्रों में क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। गर्मी है तो आर्द्रता कम ही होगी, लेकिन अगर जल उपलब्धता की बात करें, जल उपलब्धता के आधार पर बात करें तो ये तटीय क्षेत्रों में आर्द्रता क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी या अधिक मात्रा में होगी। अगर इसी ह्यूमिडिटी की बात करें तो हमें इस पर तीन शब्द देखने को मिलेंगे, और वो तीन शब्दों में से हम एक को क्या कहेंगे, ह्यूमिड, सेमी एरिड और एरिड। ये तीन शब्द मिले किस पर, ह्यूमिडिटी की बात करें, आर्द्रता की बात। ह्यूमिड इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आर्द्र, इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क, और इसको बोलते हैं शुष्क। अच्छा, जो आर्द्र क्षेत्र होता है, आज जो हमारा वायुमंडलीय सिद्धांत है इस पर क्या होगी, हवाएं होंगी, पवनों की बात होगी। और पवनों की बात आज नहीं होगी, अगले में होगी, लेकिन आज वर्षा की बात करेंगे कि वर्षा कैसी होती है, ताप और आर्द्रता पर क्या कैसे होता है, वो हम अन्य क्लासों में देखेंगे। तो ह्यूमिड में आर्द्र आर्द्र अगर हम वर्षा की बात करें तो ह्यूमिड क्षेत्र में, जहाँ ह्यूमिड अधिक होता है या ह्यूमिड होता है, आर्द्र क्षेत्र होता है, तो वहां पर वर्षा एक एक वर्षा अधिक होती है, एक वर्षा अधिक होती है, एक वर्षा अधिक होती है, और जो वाष्पीकरण होता है, कम होता है। यानी आर्द्र क्षेत्रों में क्या देखा हमने कि वर्षा एक वर्षा अधिक होती है, लेकिन उस वर्षा के लिए जो वाष्पीकरण दर होता है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर हम सेमी एरिड क्षेत्र की बात करें तो सेमी एरिड क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां एक वर्षा है, कैसी कितनी होगी, कम मात्रा में होगी, वर्षा कितनी होगी, कम मात्रा में होगी। और वाष्पीकरण की जो दर है, जो वाष्पीकरण है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमने आद्य में क्या देखा कि एक वर्षा जो काफी ज्यादा हो रही है और वाष्पीकरण बहुत कम हो रहा है, और वहीं एक वर्षा जहां कम हो रही है या फिर ना तो ज्यादा हो रही है ना तो कम हो रही है, और वाष्पीकरण की दर कितनी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। और एक जो शुष्क क्षेत्र होता है, उस शुष्क क्षेत्र में कुछ उल्टा ही हो जाता है। यहाँ पर क्या, वर्षा, जो वर्षा होगी वो कैसी होगी, कम होगी। यहाँ पर क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी, ये वर्षा बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन शुष्क क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम हो गई, और वाष्पीकरण अधिक हो गई। अभी हमने देख रहे थे कि वर्षा की तरफ, यानी कि वर्षा अधिक हो रही थी, लेकिन अब वहां वर्षा कम हो गई और वाष्पीकरण अधिक हो गया। यहाँ पर वाष्पीकरण कम हो रहा था, वर्षा ज्यादा हो रही थी। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो ह्यूमिड क्षेत्र होगा वहां पर वर्षा अधिक होगी, और जो सेमी एरिड होगा वहां औसतन ना तो कम होगी और ना तो ज्यादा होगी। और ये जो एरिड यानी शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां पर वर्षा बहुत कम होगी, लेकिन वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होगी। जो ह्यूमिड आर्द्र है तो वहां पर वर्षा बहुत होगी लेकिन वाष्पीकरण कम होगा, और सेमी एरिड जहां वर्षा तो होगी ना तो ज्यादा ना तो कम, लेकिन वाष्पीकरण भी तेज होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होगी, वहां की आर्द्रता डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है। तो हवाएं भी होती हैं, और हवाओं के साथ साथ क्या होती है, आर्द्रता, जो वर्षा कराने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। इस प्रकार से अगर हम इसके आगे देखें तो हमने देखा, अभी हमने अफ्रीका भी पढ़ा है और अमेरिका भी पढ़ा है, तो देख लेते हैं। अभी अफ्रीका को देखते हैं।
हमने ये अफ्रीका बनाया। अफ्रीका बनाया, इस अफ्रीका में हम देखते हैं यहाँ से विषुवत रेखा जाती है, यहाँ से क्या जाती है, विषुवत रेखा। हमने बताया था आपको कि यहाँ पर क्या है, इस वाले क्षेत्र में तो मरुस्थल है, यहाँ पर क्षेत्र पर क्या है, घास है, क्या है यहाँ पर, ये घास क्षेत्र और मरुस्थल, ये बताया था हमने। हमने बताया था कि यहाँ पर मरुस्थल है, यहाँ पे सहारा है, हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, सहारा है। यहाँ पर हमने घास क्षेत्र बताई थी, पंपास बताया था, और यहाँ पर विषुवतीय वर्षा वन पाया। यहाँ पे क्या बताया था, तो यहाँ पर विषुवतीय वर्षा वन बताया था। तो अगर हम इस वाले क्षेत्र को देखें, इस वाले क्षेत्र को, तो ये कैसा क्षेत्र है हमारा, विश्व अधिक, यहाँ पर वर्षा होती है, विषुवतीय पर क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि यह क्षेत्र कैसा है, आर्द्र क्षेत्र। हम कह सकते हैं, अभी हमने क्या बताया, वर्षा, एक वर्षा जो होगी वो अधिक होगी और वाष्पीकरण कम होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विषुवत रेखा पर बहुत सारे देश आते हैं, तो उन देशों में क्या होता है ना कि रोज वर्षा, कहीं कहीं ऐसे भी देश हैं जहां पर रोज वर्षा होती है। तो रोज वर्षा होगी तो वाष्पीकरण तो रोज होगा, वर्षा अधिक होगी, तो यानी वाष्पीकरण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक ऐसा क्षेत्र जहां रोज वर्षा हो रही है तो एक दिन का वाष्पीकरण, और जहां 2 महीने बाद हो रही है तो वहां 2 महीने का वाष्पीकरण। तो 2 महीने का वाष्पीकरण होगा तब क्या होगा, मान लीजिए, तो एक वर्षा जो कम होगी और वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगी। तो जो 2 महीने का वाष्पीकरण होगा तो वो कम वर्षा कर रहा है। लेकिन हम एक ऐसी स्थिति है कि मान लीजिए एक वर्षा हो रही है, एक वर्षा कम हो रही है, ये तो अधिक हो रही थी, एक वर्षा कम हो रही है, लेकिन वाष्पीकरण क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब ये वाष्पीकरण की तरफ होगा तो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, तो साल भर वाष्पीकरण होता है लेकिन बारिश बहुत कम होती है, नाम मात्र की होती है। तो वही है कि यहाँ पर क्या होती है, जब रोज बारिश होगी तो वाष्पीकरण रोज होगा यानी कम होगा, तो यहाँ पर वाष्पीकरण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और बारिश अधिक हो रही है। तो ये कौन सा क्षेत्र होता है, वर्षा वन। तो इससे क्या बनते हैं, वर्षा वन क्षेत्र, वर्षा वन क्षेत्र। जो आर्द्र क्षेत्र होता है वहां कौन सा क्षेत्र होता है, वर्षा वन क्षेत्र। तो आपने देखा था ना कि यहाँ पर विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, वर्षा क्षेत्र है, वाष्पीकरण अधिक है, लेकिन कितना वर्षा हो रही है, कम हो रही है, ना तो बहुत हो रही है ना तो कम हो रही है, यानी कि हो रही है। इसीलिए यहाँ पर क्या मिलती है, घास क्षेत्र। कौन सा घास क्षेत्र मिलता है, सूखा घास क्षेत्र मिलता है, पंपास का क्षेत्र। यहाँ पर मोटी और सूखी घास पाई जाती है, इसलिए ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो अर्ध शुष्क हो जाएगा, अर्ध शुष्क, यानी कि घास क्या पाई गई, घास पाई गई। और ये कौन सा हो जाएगा, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि वर्षा नाम मात्र की होती है लेकिन वाष्पीकरण की दर अधिक है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ अर्ध शुष्क, घास सहारा मरुस्थल, तो ये क्या बनेगा, शुष्क। तो आप समझ गए ना कि आर्द्र क्या होता है, अर्ध शुष्क क्या होता है, और शुष्क क्या होता है। यानी जहां ज्यादा बारिश होती है वह क्षेत्र आर्द्र होता है, और जहां कम बारिश होती है वो अर्ध शुष्क होता है, और जहां नाम मात्र की बारिश होती है वहां पर मरुस्थल होता है या वह शुष्क क्षेत्र होता है। तो शुष्क क्षेत्र में हमेशा क्या बनेगा, मरुस्थल बनेगा। अर्ध शुष्क में क्या बनेगा, तो घास क्षेत्र बनेंगे। अगर ज्यादा अर्ध अर्ध शुष्क में देखें तो कहीं कहीं आप देखते होंगे कि नर्म या मुलायम घास क्षेत्र में मिलता है, तो उसका एक अलग रीजन है, उसको भी बताएंगे। लेकिन अभी ये शुष्क, अर्ध शुष्क और अर्ध की बात ये समझ में आई। इसके बाद अगर देखें, वर्षा की बात करें, तो जो वर्षा है हमारी,
किन तत्वों पर निर्भर करती है? तो दो। वो कौन से तत्व? एक टेम्परेचर और दूसरा ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी में क्या होता है? जल वाष्प। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्र क्षेत्र भी होता है, शुष्क भी होता है और अर्ध शुष्क भी होता है। तो बारिश सबसे ज्यादा होने की संभावना वहीं होगी जहां आर्द्र ज्यादा होगा, यानी कि वाष्पीकरण होना बहुत जरूरी है। और वाष्पीकरण तभी होगा जब वहां पर जल होगा, आर्द्र क्षेत्र होगा। तो वर्षा वर्षा हमारी जो होती है वह टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। और वर्षा हमारी होती है वो कितने प्रकारों से होती है? तो 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार? 3 प्रकार से। अगर इन 3 प्रकारों की बात करें तो पहला क्या होता है, एक देखें तो संवहनीय संवहनीय वर्षा। दूसरा पर्वतीय वर्षा। और तीसरा वताग्रीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और वताग्रीय वर्षा। इस प्रकार से हम 3 प्रकार से वर्षाएं होती हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं कि संवहनीय वर्षा क्या है, फिर देखेंगे पर्वतीय और वताग्रीय। तो अब देखते हैं कि हमारी संवहनीय वर्षा कैसे होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल। रेनफॉल। तो इसको हम देखते हैं कि यह कैसे वर्षा होगी। तो हम देखते हैं कि ये मान लीजिए एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र, और इस क्षेत्र पर क्या है? ये कैसा क्षेत्र है? आर्द्र क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? आर्द्र क्षेत्र। आर्द्र भूमि है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आर्द्रता है। और इस जो सतह का टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर मान लें कि 40 डिग्री सेल्सियस तक है। अगर टेम्परेचर का 40 डिग्री सेल्सियस होगा और यहाँ की जो भूमि होगी वो कैसी है? आर्द्र भूमि। तो क्या यहाँ से वाष्पीकरण होगा? तापीय है, आर्द्र भी है, वाष्पीकरण होगा। जब वाष्पीकरण होगा तो हवाएं यहाँ से क्या होंगी? ऊपर की ओर जाएंगी। ये हल्की हवाएं कहाँ जाएंगी? ऊपर को। हल्की भी होंगी और क्या होंगी? गर्म भी होंगी। हल्की भी होंगी और गर्म भी होंगी। ये ऊपर को जा रही। जब ये हवाएं ऊपर जाएंगी तो कोई एक ऐसी सीमा आएगी जहां से इनका टेम्परेचर गिरने लगेगा, यानी कि ये ठंडी होने लगेगी। ये गई और देखा हमने कि इस क्षेत्र में जाने के बाद यहाँ क्या हो गई? ठंडी हो गई। और ये ठंडी होने के बाद इस स्टेज पर जाकर के यहाँ पर क्या बना दिए? बादल बना। ऐसी आर्द्र भूमि थी। 40 डिग्री टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर क्या होने लगा? वाष्पीकरण होने लगा। ये हल्की और जो जो गैसेस थे यहाँ पे हल्की और गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठने लगी। और एक स्थित होने पर ये जाकर के क्या होंगी? ऊपर जैसे ही टेम्परेचर, कहते हैं ना कि जब ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर गिरने लगता है। तो वही तो हुआ कि जैसे जैसे ऊंची हुई तो टेम्परेचर गिरने लगा, यानी कि यहाँ पर आकर के गैस से क्या हो गई? जो गैस है या फिर जो हमारी हवाएं हैं वो क्या हो गई? ठंडी हो गई। और जो हवाएं ठंडी होगी और इन पर क्या ह्यूमिडिटी है? आर्द्रता है। आर्द्रता में ये नम लिए हुई जा रही हैं। तो यहाँ पर ये बादल बना। और बादल बनने के बाद क्या यहाँ पे बारिश होगी? और ये बादल यहाँ पे क्या करा दी? बारिश। बादल बने और बादल के बाद क्या हुआ? बारिश होगी। ये कहाँ पर बारिश होगी? ऐसी बारिश कहाँ पे हो सकती है? जहां पर आर्द्रता सबसे अधिक हो और टेम्परेचर सबसे अधिक हो। दो चीजें, यानी जहां पर आर्द्रता आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी हो और जहां पर टेम्परेचर दोनों अधिक मात्रा में होंगे वहीं पर होगी। और यही वर्षा है जो हमारी रोज भी हो सकती है।
ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है और टेम्परेचर अधिक है तो ये वर्षा रोज भी होती है। विषुवतीय वर्षावन हमने जो बताया था वो कैसी होती है, कुछ इसी प्रकार से होती है। विषुवतीय वर्षावन कैसी होती है, इसी प्रकार से होती है। ये आर्द्र क्षेत्र में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवाएं ऊपर जाती हैं और ठंडी होती हैं, बादल बनाती हैं और वर्षा करती है। इस प्रकार से हमारी ये कौन सी है, संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। ये कहाँ पर होती है, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये लगभग सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये है 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में होती है, ये वर्षा होती है। और 0, और ये कौन सा क्षेत्र होता है, तो विषुवतीय क्षेत्र होता है। विषुवतीय क्षेत्र होता है। अगर ये देखें तो ये कहाँ पे होगी, जहां पर आर्द्रता क्या हो, अधिक हो और ताप अधिक हो। ये अगर दोनों हैं तभी हमारी क्या होगी, संवहनीय वर्षा होगी। तो इसीलिए विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा गर्मी भी है और सबसे ज्यादा आर्द्रता भी है, इसलिए यहाँ पर होती है। तो अब हम अगली वाली देखें, संवहनीय के बाद पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा कैसे होती है, तो पर्वतीय वर्षा की बात करें तो ये मान लें हम क्या है, सी लेवल है और ये हमारा स्थल है। और यहाँ पर क्या है, पर्वत क्षेत्र। ठीक है, ये पर्वत क्षेत्र। यहाँ पर क्या आर्द्रता है, सी लेवल है तो आर्द्रता भी होगी, तो आर्द्र भी है और ठंडा भी होगा। आर्द्र भी होगा, ठंडा भी होगा। तो अगर ये आर्द्र है और मान लीजिए ये हवाएं इधर को आ रही हैं, तो ये हवाएं जो है इस आर्द्र को, जब हवाएं वहां से आएंगी तो क्या हवाएं हमारी आर्द्र होंगी, भाई हवाएं कब ठंडी हो जाती हैं, कब गर्म होती हैं, अगर हवाएं ऐसी क्षेत्र से गुजरती हैं जहां पर ठंडक है, वहां से वो ठंडक हो जाएंगी, जहां से गर्मी है वहां से गर्म हवाएं आएंगी। तो ये आर्द्र है तो यहाँ से जब हवाएं आएंगी तो क्या ठंडी होकर के आएंगी, यानी आर्द्र होकर के आएंगी। ये हवाएं ऐसे करके आई, ऐसे ऊपर आती हैं, गर्म होंगी तो ऊपर उठेंगी, लेकिन इनके साथ क्या वाष्प है, भाई आर्द्र है तो इसलिए जलवाष्प तो होगा ही। जब जलवाष्प होगा तो क्या ये यहाँ आकर के ठंडी होंगी, तो इस स्थिति में ये आकर के क्या बन गई, ठंडी हो गई। ये कैसी हो गई, ठंडी हो गई। और जैसे ही और ठंडी के ऊपर जाएंगे तो क्या यहाँ पे बादल बनाएंगे, जी बादल बनेंगे, बनेंगे बादल। जब बादल बनेंगे तो क्या ये बादल बारिश करेंगे कि नहीं करेंगे, बारिश करेंगे, ये बारिश भी हो गई। ये हवाएं आई और बादल बनाई और पर्वत से टकराई और क्या हो गई, ये बारिश हो गई। पर्वत से टकरा करके क्या कर दिया, बारिश कर दिया। अब ये यहाँ पे बारिश किया है, तो अब देख रहे होंगे आप कि एक हिस्सा है इधर पर्वत भी है इधर भी है, लेकिन इस तट से आई और इस तरफ इसने टकराया और बारिश किया। अगर ये बादल बचे भी होंगे तो क्या ये वो ऐसे वापस जाएंगे, भाई ऐसे टकराएंगे तो क्या ऐसे जाएंगे, जाएंगे। लेकिन क्या इधर वर्षा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये अगर यहाँ टकराएंगे तो वापस भी चले जाएंगे, इसलिए इसी क्षेत्र में बारिश होगी और इस क्षेत्र में बारिश नहीं होगी। तो जिधर बारिश होती है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विंड वर्ड्स
और जहाँ बारिश नहीं हुई, मान लीजिए इस क्षेत्र में हो गई, इस क्षेत्र में हो गई बारिश, लेकिन इधर तो नहीं हुई ना, तो इसे हम बोलते हैं लीवर्ड्स। जिधर बारिश हो गई उस क्षेत्र को हम क्या बोले, विंडवर्ड, और जिधर नहीं हुई उसे लीवर्ड। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, रैनी। क्या बोलते हैं, रैनी। जिधर बारिश हो गई विंडवर्ड्स, और जहां बारिश नहीं हुई है लीवर्ड्स, इसी को हम बोल देते हैं रैन शैडो। रैन शैडो यानी छाया, वर्षा की छाया है इधर, इसलिए इधर वर्षा हुई और इधर नहीं हुई। तो आपने देखा सी लेवल यानी आर्द्र हवाएं आई, ऊपर गई, ठंडी हुई, बादल बनी, पर्वत से टकराई और वर्षा कर दी। लेकिन जिस क्षेत्र में वर्षा करती है उसको विंड वर्ड यानी कि रैनी, और जिधर नहीं हुई उसको ली वर्ड्स या रेन शैडो कहते हैं। इसके बाद हमारा अगली जो वर्षा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वताग्री वर्षा। वताग्री वर्षा। फ्रंटक रेनफॉल। इसकी ये कैसे वर्षा होती है, तो इस वर्षा की मान लीजिए ये एक क्षेत्र है और यहाँ से हमारी एक इधर से हवाएं आ रही हैं और एक हवाएं इधर से आ रही हैं। यानी ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर दो हवाएं आकर के मिलती हैं, दो हवाएं आकर के मिल रही हैं। एक गर्म है, ये गर्म हवा, और ये हमारी ठंडी हवा। एक गर्म हवा है और एक ठंडी हवा है, और ये क्या की और पास आए। जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो एक स्थिति आएगी कि ये दोनों आपस में क्या करेंगी, मिल जाएंगी। ये ठंडी गर्म से मिल जाएगी। गर्म हवाएं ये तो ऊपर जा सकती हैं, लेकिन क्या बादल बना सकती है, नहीं बनाएगी। बादल तभी बनेगा जब उस पर जलवाष्प की मात्रा हो, यानी कि वह जो हवा है वो ठंडी हवा होनी चाहिए जिस पर हमारी आर्द्रता हो और वो हमारे बादल बनाए। तो गर्म हवाएं अभी तो ऊपर जा रही होंगी, बिल्कुल जा रही होंगी, गर्म है तो जाएंगी ऊपर, लेकिन वो बादल नहीं बनाएंगे, ना तो बारिश करा पाएंगे। तो बारिश कराने का ये हमारी आर्द्र क्षेत्र यानी कि आर्द्र हवा यानी कि ठंडी हवा को ऊपर ले जाने में मदद जरूर करती है और बादल बनाती है। तो अब बताइए कि ये ऊपर तो जाने का काम कर ही रही है, यहाँ से आकर के जब गर्म हवा में ठंडी हवा मिलेगी तो क्या अब ये बादल बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, क्योंकि अब हमारी आर्द्रता भी आ गई। तो ये दोनों मिली और मिलने के बाद क्या करेंगी, ऊपर जाएंगी। ऊपर जाएंगी तो वही स्थिति ऊंचाई के साथ टेम्परेचर गिरेगा। अब ये गर्म होकर के गई और यहाँ पर क्या बनाए, ठंडी हो गई। ये क्या हो गई, ठंडी हवाएं हो गई, और यहाँ जाकर के ये क्या हो गई, बादल बना लिया। यहाँ पे बादल बना, जब यहाँ पे बादल बनेगा तो क्या बारिश होगी, समझ में आया वो ताकदीवर। यानी दो हवाएं, एक गर्म हवा और एक ठंडी हवा, दोनों आपस में जब मिल जाती हैं, ऊपर जाती हैं, ठंडी होती हैं, बादल बनाती हैं, वर्षा करती हैं। तो मैंने तीन वर्षाएं बताई, सवैनी वर्षा, दूसरी हमारी जो पर्वतीय वर्षा पर्वत से टकरा करके, और तीसरी वताग्रीय वर्षा। तो जो हमने पर्वतीय वर्षा बताई कि पर्वत से टकरा करके, तो हमने देखा ना कि जो सवैनी वर्षा है उसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ है, विषुवतीय रेखा।
सबसे ज्यादा कहाँ करती है? विषुवत रेखा। क्यों? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर है और सबसे ज्यादा आर्द्रता है। और इसके बाद अगर हम पर्वतीय वर्षा की बात करें, ऐसा नहीं है कि संवहनीय वर्षा जो है हमारी सिर्फ विषुवतीय पर होगी। दो जगह वो कहीं भी हो सकती है। सिर्फ दो चीजें चाहिए उसके लिए, एक आर्द्र और दूसरा टेम्परेचर। अगर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों है तो वो कहीं भी हो सकती है। जो पर्वतीय वर्षा है वो हमारी कहीं नहीं हो सकती, वो वहीं होगी जहां पर्वत होंगे। यानी कि ऐसा क्षेत्र जो सी लेवल भी हो, जो सी लेवल से भी हो। तो अगर हम ये कहें कि जो भी हमारा महाद्वीप है, महाद्वीप के अगर तटीय भागों को देखें, जैसे हम नॉर्थ अमेरिका को ले लें, किसको ले लें? नॉर्थ अमेरिका को ले लें। तो क्या नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में देखें तो हमें क्या मिलता है? प्रशांत महासागर। और हमें प्रशांत महासागर जो तटीय क्षेत्र है वहां पर हमने कई सारी पर्वत चोटियां, पर्वत श्रृंखलाएं भी देखी थी, कास्टल, कास्केड, रॉकीज। तो क्या वहां से आएंगी और टकराएंगी? बिल्कुल टकराएंगी। तो हमें देखा ना कि कहाँ हो सकती है? तो तटीय क्षेत्रों में, और उन्हीं तटीय क्षेत्रों में जहां पर क्या हो? पर्वत श्रृंखलाएं हो। अब भारत की बात करेंगे तो भारत में आप देख रहे होंगे कि जब केरल में क्या होती है, एक तट पर दबा के बारिश होती है, दूसरी तरफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जाकर के इसी तरफ से गए, पश्चिम तरफ से, और पश्चिम तट पर जम के बारिश करवाए। लेकिन पूर्व तट जो शैडो जोन होता है, हमने बताया था, तो वहां पर बारिश किस लिए नहीं हो पाती? क्योंकि वहां तक बादल जाते नहीं, टकरा करके वापस आ जाते। तो वताग्रीय वर्षा कहाँ हो सकती है? तो वताग्रीय वर्षा वहां हो सकती है, ऐसी स्थान पर होगी जहां पर गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं दोनों आकर के मिल जाए, तो वहां पर हमारी वताग्रीय वर्षा हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।